डियर स्टूडेंट्स, करनी द लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर। तो बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम और आप रूबरू हो रहे हैं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका जो पूरा सिलेबस है वो हम लोग कवर करवाने जा रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको इनिशियली बता दिया था प्रीवियस वीडियो में भी। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट एजुकेटर अवेलेबल है, और चाहे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलावा भी अगर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और इवन नॉट क्लास 11th और 12th, 9th, 10th और ये जितनी भी क्लासेज है, इन सब के लिए हम जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग जो है इससे जुड़े और अपना जो है तैयारी जो है एग्ज़ाम्स वगैरह की उसको अच्छे से करें, और आपके जो भी नियर डियर हैं उनको भी इस प्लेटफॉर्म से अवगत कराएं और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, तो पार्ट नंबर 2 आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी मात्रक और मापन का। तो मैं उसके बारे में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था कि मात्रक होता क्या है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि मात्रक होता क्या है, मापन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी क्वांटिटी जो है वो अपने को याद रखनी है। तो मूल भौतिक राशियां क्या होती है, व्युत्पन्न भौतिक राशियां क्या होती है, और एसआई पद्धति भी हमने पढ़ ली थी मात्रकों की कि भाई एसआई के अंदर लंबाई को किस में मापा जाता है, द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, जो भी है, वेग है, आपका त्वरण है, जितनी भी राशि हैं। बेसिकली तो अपने को मूल राशि याद करनी है, लेकिन मापन हम किसी का भी कर सकते हैं क्योंकि मूल राशि के पदों में लाते हैं और फिर उसका मात्रक लिख देते हैं। तो यहाँ पर सबके मात्रक भी हमने लिख दिए थे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और पद्धतियों के बारे में, तो वो है सीजीएस पद्धति। अब यहाँ पर लिमिटेशन की थी कि 3 राशियों के बारे में ही बताया गया है, 3 राशियों के बारे में सीजीएस। सेंटीमीटर, यानी ये लंबाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले लंबाई, ये द्रव्यमान को और ये समय को बताता है। लंबाई, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब द्रव्यमान। सीजीएस बेसिकली इसको अगर आप ऐसे भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बताने का तरीका है, ऐसे ज़्यादा लिखा मिलेगा आपको। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। जैसे एसआई वाले लंबाई को मीटर में माप रहे थे ना, सीजीएस वाले कह रहे हम सेंटीमीटर में मापते हैं। वैसे द्रव्यमान को सीजीएस वाले किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं, और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। अब सर थोड़ा सा आइडिया दे दोगे कुछ? मैंने कहा देखिए, जैसे मैं कहूँ कि वेग का, जैसे एसआई मात्रक क्या था, वेग का एसआई मात्रक था मीटर पर सेकंड। अगर आपसे कहे वेग का सीजीएस मात्रक लिखो, तो आप क्या लिखोगे? वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय। अब विस्थापन क्या है? विस्थापन सर एक तरह की लंबाई है, यानी लंबाई है तो उसका मात्रक क्या आना चाहिए? सीजीएस के हिसाब से लंबाई को किस में मापा जाता है, सेंटीमीटर में। मात्रक आएगा सेंटीमीटर बट्टे सेकंड। आया समझ में? इस तरह से आप निकाल सकते हो वेग का सीजीएस मात्रक। ऐसे कैसे आपसे कहे कि त्वरण का सीजीएस मात्रक, त्वरण का सीजीएस मात्रक। अब देखो, मैं यहां पर ये तो ऐसे लिख दो, दूसरे सवाल में ट्रिक से बताता हूं। त्वरण का आपको एसआई मात्रक तो पता है, क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अरे सर कोई दिक्कत नहीं। अब सीजीएस, सर ये मीटर आया है ना, मैंने कहा हाँ, ये मीटर तो सर लंबाई को बताता है, और सीजीएस वाले तो लंबाई को सेंटीमीटर में लिखता। मैंने कहा तुम भी लिखो, सीजीएस चाहिए तो। ये एसआई था, और सेकंड तो सेकंड ही होगा क्योंकि ये भी सेकंड में ही मापते हैं और वो भी सेकंड में ही मापते हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया।
कहीं फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। एसआई को लिखा, एसआई से सीजीएस में डायरेक्ट चले गए, क्योंकि ये मीटर है तो सीजीएस में सेंटीमीटर होगा। ऐसे कैसे एमकेएस, अब एमकेएस और एसआई में कोई फर्क नहीं है। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड चलता है, मीटर यानी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। एसआई में भी यही चलता है। फिर फर्क क्या है सर? एसआई के अंदर 7 क्वांटिटी है, 7 राशियों के बारे में बताया गया है, यहाँ पर सिर्फ 3 के बारे में ही बताया गया है। तो एमकेएस और एसआई सेम ही है, पर यहाँ पर 3 ही राशि हैं, वहां पर 7 राशियों के बारे में बात की गई है। तो एमकेएस में तो डायरेक्ट वही आएगा, जैसे वेग का एमकेएस मात्रक, अगर कोई पूछ ले वेग का एमकेएस, अपनी कॉपी में लिख देना वेग का एमकेएस मात्रक, तो आप क्या लिख दोगे? मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि एमकेएस वाले मीटर प्रति सेकंड में बात करेंगे, क्योंकि विस्थापन को मीटर में और समय को सेकंड में बताएंगे। इस तरह से एफपीएस वाले फुट, पाउंड और सेकंड, यानी लंबाई को फीट में। आपने देखा होगा आपके घरों की भी साइज आजकल फीट में बताते हैं अभी भी, क्योंकि अंग्रेजों की पद्धति, और अंग्रेज जो है द्रव्यमान को पाउंड में मापते थे, लंबाई को फुट में और समय को किस में मापते थे? सेकंड में मापते थे। तो अब आपसे कहे कि वेग का एफपीएस मात्रक लिखो, वेग का एफपीएस मात्रक लिखो, तो वेग का एफपीएस मात्रक होगा विस्थापन बट्टे समय में। विस्थापन यानी लंबाई है, तो लंबाई तो ये किस में मापते हैं? फीट में मापते हैं, डिवाइड बाई टाइम को सेकंड में ही मापते हैं, फीट, सॉरी, फीट बट्टे सेकंड। इस तरह से ये तीनों पद्धतियां, और एक क्या बता दी थी? एसआई पद्धति। तो इन 4 के बारे में आपको पता होना चाहिए, एसआई, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस। बेसिकली किसको कैसे मापा जाता है ये बात है। अब यहाँ एक चीज है जो आपके थोड़ा माइंड में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? जरा उस पर एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। सर मैं 1 घंटे में घर जाता हूं, ऐसा मैंने कहा एक आदमी को। उसने कहा नहीं, मैंने चेक किया है तो 60 मिनट में घर आता है। तो मेरा एक और दोस्त बैठा था वहां पे, वो कह रहा तुम दोनों तो झूठ बोल रहे हो, मेरे पास मशीन है, मैंने चेक किया है, तुम दोनों ने 3600 सेकंड लगाए। अब ये क्या बात होगी भाई? फिर एक बहुत अच्छा फिजिक्स का टीचर था, उससे हम मिले, हमने पूछा यार ये हमारे दिक्कत आ रही है, ये 1 घंटा कह रहा है, ये 60 मिनट कह रहा है, ये 3600 सेकंड कह रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने कहा तुम तीनों सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहा है, बस तुम तीनों ने अलग अलग पद्धति बात की है। मतलब तुम जहां जगह रहते हो ना, वहां समय को सेकंड में ही मापा जाता है, तो तुम सेकंड में ही बात कर रहे हो। ये भाई साहब जहाँ रह रहे हैं ना, ये इनके यहाँ पर समय को मिनट में ही मापते हैं, इनको और कोई पता नहीं है, इसलिए ये मिनट में बोल गए। और तुम्हारे पास जो घड़ी है उसमें घंटे में मापा जाता है, इसलिए तुम घंटे में बोल गए। बेसिकली तीनों बात सेम ही कर रहे हो। तो मैंने कहा यार बात सेम कर रहे हो तो आपको कैसे पता चला कि सेम बात हो रही? तो उसने कहा कि इनमें एक रिलेशन है जो सब में कॉमन है, एक ऐसी चीज है जो कॉमन है सब में, चाहे किसी भी पद्धति में बात करो वो नहीं बदलती। मात्रक बदल सकता है, लेकिन एक ऐसी कॉमन चीज है जो तीनों में सेम रहती है, और उसके आधार पर मैं बता सकता हूं कि कौन सच है और कौन झूठ है, या कौन बराबर है या कौन बराबर नहीं है। कैसे? वो कह रहा है कि ये वाला किसी भी भौतिक राशि को अगर लिखना है, भौतिक राशि की जानकारी अगर आपको देनी है, तो उसके लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होता है संख्यात्मक मान, और गुणे में होता है मात्रक। गुणे में क्या होता है? मात्रक होता है। अब यहां कैसे? 5 kg संख्यात्मक मान मात्रक, 10 सेकंड संख्यात्मक मान मात्रक, 5 मीटर एक संख्यात्मक मान और साथ में मात्रक किसी भी भौतिक राशि। अगर सदिश है तो उसके लिए दिशा और चाहिए होती है, वो आगे बात करेंगे जब सदिश पढ़ाएंगे तो। लेकिन ये वाली यानी इसको बोला जाता है n और इसको बोला जाता है u। u यानी यूनिट, n यानी न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान, और ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, भौतिक राशि के लिए नियत होता है। तो NU हमेशा क्या होता है? नियत होता है किसी भी पद्धति में।
किसी भी पद्धति में। घर पहुंचने का टाइम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब घड़ी अलग अलग जगह वाली अलग अलग बता रही है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो वही है ना। घर जाने का टाइम कोई अलग अलग घड़ी में अलग अलग थोड़ी हो जाएगा कि 1 घंटा है तो इधर जो है 60 मिनट की जगह 50 मिनट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। टाइम तो वही रहेगा, फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, टाइम थोड़ी चेंज हो जाएगा। यानी n इंटू यू नियत रहता है, और इसका मतलब ये हो सकता है n इंटू यू का मतलब क्या हो जाएगा कि n1 u1, इसको कॉपी में लिख देना, n इंटू यू नियत, ऐसे लिखना n इंटू यू बराबर नियत, और ये n1 u1 बराबर n2 u2 बराबर n3 u3 एंड डॉट 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 डॉट, जितने भी आपको लिखने, ये हमेशा, जैसे यहां पे देख लीजिए, ये n1 इसका u1, n2 अलग हुआ तो u2 भी अलग हो गया, n3 अलग हुआ तो u3 भी अलग हो गया। लेकिन n3 और u3 का गुणा, n2 और u2 का गुणा, n1 और u1 का इस तरह का मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा बराबर रहेगा, तभी तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तभी तो हम कह रहे थे कि सच है। क्यों? क्योंकि n इंटू यू चेंज नहीं होता। u चेंज हो सकता है, n चेंज हो सकता है, लेकिन n और u का जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज नहीं होगा। किसी भी मात्रक पद्धति में बात कर लो, आप लिखोगे 1 मीटर बराबर लिखोगे 100 सेंटीमीटर, n1 u1 बराबर n2 u2, क्योंकि 1 मीटर ही 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब यहां से एक बात पता चली, सर जब मीटर है तो यहां पर 1 आया है, और जब सेंटीमीटर है तो 100 आया है। सर यहां पर जब घंटा है तो 1 आया है, लेकिन अगर मिनट है तो ज्यादा आया है 60। यानी घंटा बड़ा होता है या मिनट बड़ा होता है? तो घंटा बड़ा ही होता है। इसका मतलब जितनी बड़ी यूनिट उतना छोटा न्यूमेरिकल मान, यानी n अगर बढ़ेगा तो u छोटी होगी, यानी n बहुत बड़ा है तो u बहुत छोटी है। यानी 1 घंटा और 3600 सेकंड आ रहे हैं, क्योंकि सेकंड बहुत छोटी यूनिट है, इसीलिए इसके साथ n बड़ा आया, ताकि इन दोनों का गुणा बराबर रहे। यानी संख्यात्मक मान बढ़ेगा तो मात्रक छोटा होगा, और इसका उल्टा भी सच है कि संख्यात्मक मान कम होगा तो मात्रक बढ़ेगा। तो कौन सा मात्रक बड़ा है? मिनट बड़ा है या ओवर? तो आप कहोगे इसमें 60 आ रहा है, इसमें 1, तो जिसमें कम आ रहा है वो बड़ा है। ओके, एक एग्जाम्पल से बताइए। और एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो जूल बड़ा है या कैलोरी? तो यहां पर देखो गुणा 1 का हो रहा है, यहां पर 4.2 का गुणा हो रहा है, यानी n अगर बड़ा है, इसका मतलब देखो n1 u1 बराबर n2 u2, यानी अगर n1 छोटा है n2 से तो u1 बड़ा होगा u2 से, उल्टा होगा। n1 छोटा है n2 से तो u1 बड़ा होगा u2 से। यानी बड़ी यूनिट कौन सी है, बड़ा इकाई कौन सी है, बड़ा मात्रक कौन सा है? कैलोरी बड़ा मात्रक। ऐसे कैसे, ये बताइए जरा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा है या जूल बड़ा है? स्क्रीन को पोज करके सोचिए। देखो ये -19 है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 बट्टे 10⁻19 जूल। इसको नीचे ले आया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 10⁻19 जूल, 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 जूल। अब देखो बड़ा कौन सा है, क्योंकि ये छोटा है
n छोटा है तो j बड़ा होगा, तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा है और जूल बड़ा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से देख ले, ये माइनस का है, देखिए माइनस का है तो ये इधर चला जाएगा बट्टे में आके, इस तरह से देखा जाए। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। अब कौन बड़ा है, मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर? तो आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर -2 को पहले नीचे लाओगे 100 यहाँ पर मीटर में, ये उधर मल्टीपल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी यहाँ पर 1 है यहाँ 100 है, यानी ये वाला बड़ा होगा, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से। तो ऐसे पता लगाते हैं, यानी n इंटू यू किसी भी भौतिक राशि के लिए नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया किसी भी भौतिक राशि के लिए n इंटू यू नियत होता है किसी भी पद्धति में, किसी भी मापन की पद्धति में, किसी भी मेजरमेंट का सिस्टम हो उसमें ये हमेशा नियत रहता है। ओके, अब जब सारे सब कुछ देख लिया, मात्रक वात्रक सही बढ़ने लगे, और एक दिक्कत आ गई, क्या कि सर एक पेन ये दूसरे पेन से कितना झुका हुआ है, अगर मुझे झुकाव बनाना है सर इसको कैसे मापेंगे? देखा, किसी मूल राशि से बता ही नहीं पाए कि किसी मूल राशि की हेल्प से, जो 7 मूल राशि थी उनकी हेल्प से बना ही नहीं यार। वेग को बता दिया, त्वरण को बता दिया, बल को, कार्य को, सबको बता दिया, तो फिर 2 और मात्रक बनाने पड़े अलग से, 7 मूल मात्रक और 2 पूरक। पूरक का मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट्स बाद में बनाए गए थे। पहला समतल कोण, यानी 2 भुजाओं के मध्य जो आज तक आपने कोण देखा है एक ही प्लेन के अंदर, ये वाला एक तल में, ये वाला थीटा, ये समतल कोण, इसका मात्रक बताया था, समतल कोण होता है। ये क्या होता है? समतल कोण। पूछा जाता है समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और यहां पर घन कोण, सॉफ्टी वगैरह आप लोगों ने खाई होगी, घन कोण जो होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। ये वाला सॉफ्टी जो होती है इस तरह से, ये वाला अंदर पूरा जो बन रहा है इसको बोलता है घन कोण। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। यानी घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक रेडियन। एक रिलेशन भी ध्यान रखिए, संबंध ध्यान रख लीजिए, ये भी पूछा जाता है, आपके बुक में एक सवाल भी है। क्या है? 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? π/180 रेडियन। यानी यहां से अगर मुझे कोई कहे 30 डिग्री बराबर, तो 1 डिग्री में कितना होता है? π/180। तो 30 में, तो 30 से गुणा कर दो तो आंसर आ जाएगा π/6। ये कैंसिल होगा, रेडियन। यानी 30 डिग्री किसके बराबर होता है? π/6 रेडियन के बराबर होता है। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं मात्रकों की पद्धति वगैरह के बारे में बात कर ली, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इन सब के बारे में। बाकी बुक्स में बहुत सारे मात्रक दे रखे, बहुत सारी राशियाँ दे रखी है, तो ऐसे मैंने कहा ना बहुत सारी राशियाँ, जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे वो राशियाँ आती रहेगी और मैं उनके बारे में आपको बताता रहूँगा, उनके मात्रक वगैरह के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता होता है विमाएँ। अब NCERT की बात करें तो सबसे लास्ट में दे रखा है डायमेंशन विमा, लेकिन इसको पढ़ाना यहाँ अच्छा रहता है कि मात्रक पढ़े उसके जस्ट बाद विमा पढ़ लो, ताकि आपको क्या रहे कि मात्रक के साथ साथ विमा इजीली समझ में आए।
बुक में पता है, बाद में दे रखा है, मैं चाहता तो बाद में करवा देता, लेकिन अभी आपने तुरंत का मात्रक पढ़ रखा है, इसके साथ साथ विमा भी पढ़ लो तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, ताकि बाद में जब आप उस एनसीईआरटी में देखेंगे तो एरर पढ़ना होगा, एक लास्ट टॉपिक एरर एंड सिग्निफिकेंट नंबर। तो विमा मैं अभी करवा देता हूँ आपको मात्रक के साथ। एनसीईआरटी में सबके लास्ट में जो पोर्शन है डायमेंशन विमा है, हर एक चैप्टर जो है ना उसके शुरुआत में जब चैप्टर शुरू होता है ना तो इस साइड में एक ब्लू कलर में आपको ओवरव्यू दिया होता है कि चैप्टर में क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हो। तो बीमा देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशि किस प्रकार मूल राशि पर निर्भर करती है, इसका पता हमें विमीय सूत्र द्वारा लगता है। व्युत्पन्न राशि किस प्रकार से मूल राशि पर निर्भर करती है, इसका पता हमें किसके द्वारा लगता है, विमीय सूत्र द्वारा लगता है। अब ये बात अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अगले 10 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सर किसके बारे में बात करेंगे, हमें अगर किसी की बीमा लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। उसके बाद एक और बात, बीमा मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती भाई साहब, मात्रक चाहे किसी भी पद्धति में हो बीमा चेंज नहीं होती, बीमा वही रहती है। अब जैसे हम लोगों ने मात्रकों के लिए संकेत बनाए थे, कैसे कि मीटर के लिए हमने एम बना दिया, केजी के लिए इस तरह बना दिया, किलोग्राम के लिए, वैसे कि वैसे विमीय सूत्र बनाने के लिए भी मुझे क्या करना है, जो मूल राशि है, देखो कोई भी राशि मूल राशि पर कैसे निर्भर करती है ये कौन बताता है, ये बताता है आपका विमीय सूत्र। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं। चाल होता है आपके पास दूरी बट्टा समय, सबको पता है। दूरी यानी बात हो रही है सर लंबाई की, मैंने क्या बोला बार बार, इसलिए मैंने आपको मूल राशियों के बारे में बात बताई थी ना, तो मैंने कहा था कि इसको अच्छे से याद रखना, अभी घूम फिर के फिर बात मूल राशियों पे आ जाएगी। लंबाई बट्टा समय, किसी की घात अगर नहीं दे रखी हो और वो संख्या लिख रखी हो, जैसे लिख रखा है x लिखा हुआ है लेकिन इस पर कुछ नहीं लिखा हो, उसकी मतलब उसकी घात कितनी है, 1 है, 0 नहीं है। 0 होने का मतलब है x की पावर 0 का मतलब तो 1 हो जाता है, किसी की घात 0 हो तो 1 हो जाता है, ध्यान रखना, किसी की घात 0 हो तो 1 हो जाता है, किसी की घात 1 हो तो या तो लिख देते हैं या नहीं लिखते। तो यहाँ पर जो चाल जो है, चाल क्या एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, चाल को ऐसे लिख सकता हूँ, लंबाई पे घात कितनी है 1 और समय पे घात कितनी है, ओके। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, लंबाई पे घात 1 और समय पे घात आपको पता है कितनी हो जाएगी, -1। कैसे, यहाँ पे छोटा सा लिख लीजिए कि a पे पावर m बट्टा a पे पावर n है या फिर b पे पावर n है, तो अगर इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ या नीचे लेके आता हूँ जब भी, तो ये तो a पे पावर m ही रहेगा, लेकिन ये b पे पावर माइनस में हो जाती है या माइनस वाली प्लस हो जाती है, यानी अपना चिन्ह चेंज कर लेती है, यानी -1 हो गया। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि चाल जो है, जो कि एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, वो लंबाई की 1 घात पर निर्भर करती है और समय की -1 घात पर निर्भर करती है। लंबाई की 1 घात पर निर्भर करती है और समय की -1 घात पर निर्भर करती है, इस तरह से। अब इसका सूत्र लिखना, विमीय सूत्र, तो लंबाई के लिए विमीय संकेत क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये लंबाई के लिए होता है m, तो यहाँ पर मैं चाल की विमा अगर लिखना चाहूँ, चाल की विमा, तो मैं लिखूंगा लंबाई के लिए m, ध्यान देना, सॉरी लंबाई के लिए यहाँ पर क्या है l है, लंबाई के लिए l, तो चाल की विमा लिखूंगा लंबाई के लिए l, और समय के लिए क्या लिख रखा है t, तो t पावर कितनी -1, और इसको इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है, ये स्टैंडर्ड है, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब आपसे कोई डायरेक्टली आके ये कह दे कि चाल की विमा L1 t पे पावर -1 है, कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो आप कहोगे कि चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है, चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है जो मूल राशि लंबाई की 1 घात पर और समय की -1 घात पर निर्भर करती है। समझ में आ गया?
और केवल लंबाई होता तो वो L1, तो वो मोल राशि है उसमें, तो फिर वो निर्भर क्या होगा, वो तो फिर वही है, मोल राशि है तो उसमें निर्भरता क्या होगी, वो तो मोल राशि है, तो डायरेक्टली मोल राशि लिखो और उस पर पावर लगा दो। तो यहाँ पर इस तरह से, तो द्रव्यमान को M से, लंबाई को L से, विद्युत धारा को A से, ताप को यहाँ पर थीटा से, ज्योति तीव्रता को CD से भी लिखा जाता है और कुछ बुक्स में J से भी लिखा हुआ मिलेगा, और पदार्थ की मात्रा को MOL मोल से लिखा जाता है। विमीय संकेत है, विमा लिखने का ये तरीका है। अब आप समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए स्क्रीन को पॉज करके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। चलिए यहाँ पे थीटा, आपसे कहो बल की विमा लिखो, बल की विमा लिखो, ऐसे विमा लिखो, ऐसे ही आएगा कि विमीय सूत्र क्या होता है। तो बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान, अभी तो मैं देखो बड़ी बता रहा हूं तरीका, शॉर्ट तरीके भी बताऊंगा आगे, जब थोड़ा समझ लेंगे तब शॉर्ट तरीका। द्रव्यमान गुणा त्वरण, अब ये चीज बार बार लिखी है मैंने बताया है, तो जल्दी से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा द्रव्यमान, त्वरण में क्या आ जाएगा साथ में, वेग बट्टा समय, वेग बट्टा समय इंटू तो कुछ नहीं आएगा अभी, है ना, द्रव्यमान गुणा वेग को क्या लिख सकता हूं, विस्थापन बट्टा समय। बेसिकली विस्थापन में परिवर्तन, ये मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन क्योंकि विमीय सूत्र में विस्थापन में से विस्थापन जाएगा तो आएगा विस्थापन ही, विस्थापन बट्टा समय, तो वेग को और एक समय साथ में चल ही रहा है ये वाला। अब बल द्रव्यमान गुणा विस्थापन, मतलब ये किसकी बात हो रही है, लंबाई की, बट्टे क्या है, समय की घात कितनी है, 2, क्योंकि समय गुणा समय। अब आप क्या कह सकते हो कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा लंबाई इंटू समय, तो द्रव्यमान की घात कुछ नहीं है तो 1, समय लंबाई की घात कुछ नहीं है तो 1, समय की घात प्लस है लेकिन ऊपर चला गया तो -2। ध्यान से देखना ये कहीं कवर नहीं हो जाए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है समय की पावर -2, तो यहाँ पर F क्या आ जाएगा, F आ जाएगा द्रव्यमान यानी M1, द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं M1, लंबाई पे कुछ नहीं है तो पावर 1 है तो L1, क्योंकि लंबाई के लिए विमीय संकेत क्या है L1, और समय के लिए क्या हो गया -2, और इसको ऐसे बात करते हैं, ये आ गई बल की विमा। इस तरह से विमीय सूत्र लिखा जाता है। समझ गए कि अब आपसे कहे कि बल बराबर M1 L1 T पे पावर -2, बताइए कुछ इंफॉर्मेशन आप कहोगे कि बल एक ऐसी राशि है जो द्रव्यमान की 1 घात के, लंबाई की 1 घात के और समय की -2 घात के पे निर्भर करती है। ओके साहब, ये तो विमा के बारे में बात होगी। अब यहां पर कुछ भौतिक राशि जिनकी विमाएं मुझे ज्ञात करनी है, तो विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती, ये सबसे खूबसूरती इसकी यही है। इसकी हेल्प से हम फटाफट विमा कैसे निकाले बताऊं मैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, किसी का आयतन, आयतन जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई के लिए मात्रक मीटर, चौड़ाई के लिए भी मात्रक मीटर और ऊंचाई के लिए भी मात्रक मीटर। अगर मैं SI में बात करूं, किसी में भी बात कर सकता हूँ, विमा है तो, क्योंकि पद्धति पर निर्भर ही नहीं करती, तो मीटर क्यूब। अब आपको मात्रक आप डायरेक्ट विमा लिख सकते हो। मीटर किसको मापता है सर, मीटर का मतलब होता है लंबाई, मीटर का मतलब लंबाई की बात हो रही, लंबाई यानी सर L और 3 है मतलब 3, तो L क्यूब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आयतन की, क्या हो जाएगी, आयतन की विमा क्या हो जाएगी L क्यूब। ओके सर वेग का मात्रक डायरेक्ट लिखूं। अब देखो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, सर मीटर यानी लंबाई की बात, सेकंड यानी समय की बात, लंबाई के लिए विमा L1 T1। अब सर कुछ नहीं है तो पावर 1 1 1, तो इसको 1 T ऊपर ले जाओ सर -1, और इसको ऐसे बंद कर दो। सर ये वेग की आ गई। सर त्वरण तुम्हारा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रक क्या होता है
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर के लिए L1, इसके लिए टी पे पावर 2। सर इसको ऊपर लेके जाओ, देखोगे तो L1 टी पे पावर -2 और ऊपर कर दो, क्योंकि इस L को ऊपर लेके गया। सर बल तो लिख देता, कार्य सर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक होता है सर kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान के लिए kg, त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक आता है सर kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में ये पूछा भी था मैंने लास्ट में जाते वक्त कि इसका मात्रक लिखना, तो होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसी को लिखा जाता है जूल। 1 जूल बराबर यही चीज होती है। तो kg के लिए सर kg यानी द्रव्यमान की बात हो रही है ना सर, m1 लिख दे। यहाँ पर ये लंबाई की बात हो रही है L स्क्वायर, और बट्टे में क्या हो जाएगा, टाइम की बात हो रही है सर, तो t। तो इसको सर अगर रीअरेंज करें तो हो जाएगा सर m1 L स्क्वायर टी पे पावर -2। ये सिंपल सा आ गया। ऐसे कैसे सर संवेग की, ये इंपॉर्टेंट है। कोण बराबर क्या होता है, तो सर होता है कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। चाप का मात्रक, चाप मतलब किसकी बात हो रही है, लंबाई की बात। त्रिज्या मतलब किसकी बात हो रही है, लंबाई की बात, यानी दोनों कट जाएंगे तो विमा नहीं होती, विमा नहीं होगी या विमाहीन है। लेकिन मात्रकहीन नहीं है, कोण का मात्रक रेडियन है पर विमा नहीं है। यानी आप हैशटैग बना के लिख दीजिए, कोण का मात्रक होता है पर विमा नहीं होती। देखो अगर ऐसी कोई राशि है जिसका मात्रक नहीं है, अगर मात्रक नहीं है तो विमा होगी नहीं, पर अगर मात्रक है तो विमा होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जैसे कोण का मात्रक तो रेडियन है पर उसकी विमा नहीं है। ओके, तो ये बात होगी। ऐसे आप बहुत सी राशियों की विमा निकाल सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दिए। दाब को होता है बल बटा क्षेत्रफल, तो बल और क्षेत्रफल है तो वहां से आप विमा निकाल लेना दाब की। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपकी कॉपी में लिख दीजिए, वो क्या है, इनको हैशटैग बना के लिखिए। समान राशियों का अनुपात मात्रकहीन तथा विमाहीन होता है। जैसे विकृति, ठीक एग्जांपल, विकृति जैसे मान लेते हैं लंबाई में परिवर्तन बट्टा मूल लंबाई, यानी लंबाई में परिवर्तन यानी डेल्टा एल बट्टे एल, डेल्टा एल बट्टे एल। तो लंबाई में से लंबाई जाएगा, बचेगा भी लंबाई और नीचे भी लंबाई, तो लंबाई बट्टे लंबाई, यानी इसका मात्रक अगर लिखूं तो मीटर बट्टे मीटर, तो खत्म हो जाना चाहिए, मात्रक खत्म हो गया, मात्रक नहीं होगा और मात्रक नहीं है तो विमा होगी ही नहीं। यानी समान राशियों का अगर अनुपात है, जैसे आपका विशिष्ट घनत्व पूछ ले तो किसी भी वस्तु का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, यानी घनत्व बट्टे घनत्व है तो उसका न मात्रक होगा ना क्या होगी, विमा होगी। तो दो समान राशि तो आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, इसलिए उनका कोई मात्रक या विमा नहीं होती। बट एक कोण वाला अपवाद है, क्योंकि वहां पर चाप और त्रिज्या दोनों लंबाई है, कैंसिल भी हो रही है, बट फिर भी उसका मात्रक तो रेडियन होता है, लेकिन उसका विमा नहीं होता। चलिए, तो ये बात हमने देखी विमीय सूत्र के बारे में। अब मैं थोड़ा सा और आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ विमीय सूत्र के अनुप्रयोग, और इस पे आप हेडिंग लगा लेना। चलिए, एक सवाल आ गया है, चलिए इसको कर लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी की विमा ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, सिंपल सा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। तो जी, हाँ जी,
आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा F इक्वल्स टू GM1M2 अपॉन R स्क्वायर। आपको जिसकी विमा या मात्रक चाहिए उसको अलग पटक दो, बाकी को एक साइड ले जाओ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ G बराबर, ये इसके इधर मल्टीपल में और बाकी वाले इसके डिवाइड में चले जाएंगे, तो ऐसे लिख सकता हूँ FR स्क्वायर अपॉन M1M2। ध्यान रखना ये फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल गलत है, फिजिक्स के लिए तो ये बिल्कुल गलत है भाई साहब, बट ये मैथमेटिकली सही है। फिजिक्स तो सिर्फ इसी लॉ को मानता है, तो फिजिक्स और मैथ में एक बहुत बड़ी कमी होती है जो हम धीरे धीरे भी देखेंगे। तो F इसको बोला जाता है, F का मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन, R लंबाई है मीटर स्क्वायर बट्टे m इंटू एम, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान, द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी द्रव्यमान का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम का स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम। तो इसको अगर ऐसे लिखूं तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान को केजी स्क्वायर। ये तो आ गया मात्रक, ये क्या आ गया मात्रक आ गया। अब विमा निकालनी है, तो विमा यानी न्यूटन, न्यूटन यानी बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है, अभी निकाला था प्रीवियस, m1 L1 t पे पावर -2, क्योंकि द्रव्यमान इंटू त्वरण आया था, द्रव्यमान की m1 त्वरण की होता है L1 t पे पावर -2। तो सारी विमाओं को यहाँ डायरेक्टली लिख दो, आप निकाल सकते हो m1 L1 t पे पावर -2। ये भी एक तरीका आपने सीख लिया। ये इसके साथ मीटर स्क्वायर यानी लंबाई के लिए बात हो रही है, तो L स्क्वायर बट्टे kg यानी m का स्क्वायर, क्योंकि द्रव्यमान की बात हो रही है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो m कैसे बन जाएगा m1 L1 t पे पावर -2, साथ में गुणा किसका है L2 का, और साथ में गुणा है m पे पावर -2 का, क्योंकि ऊपर चला गया। अब देखिए आधार समान होते हैं, m पे पावर a पे पावर n और a पे पावर m। आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती है, इसको लिख देना, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी a पे पावर n प्लस m हो जाता है, यानी आधार समान है यहाँ पर m1 और ये m पे पावर -2, घातें जुड़ जाएगी, क्या बन जाएगा, बन जाएगा m पे पावर -1। यहाँ पर L1 और ये 2 दोनों आधार समान है, L और L, घातें जुड़ के बना देगी L पे पावर 3, t पे पावर -2 तो यहाँ पे बना देगा t पे पावर -2। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, इस तरह से किसी भी कांस्टेंट की विमा या मात्रक लिख सकते हो। तो आई होप आपको इस तरह से मात्रक वगैरह निकालने का तरीका समझ में आया होगा कि किसी नियतांक का मात्रक और विमा कैसे निकाला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। तो किसी भी विमीय सूत्र के उपयोग है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो होता है वो होता है किसी भी समीकरण के सूत्र की सत्यता की जांच करना। कोई भी समीकरण सच है या नहीं है, क्या सही है या गलत है, उसकी सत्यता की जांच करना। दूसरा, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना, अलग अलग भौतिक राशियों से एक फॉर्मूला बनाना, या आप इसको ये भी लिख सकते हो सूत्र बनाना, सूत्र बनाना। और तीसरा होता है एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ये तीनों किसके उपयोग है, विमीय सूत्र के उपयोग है। तो नेक्स्ट क्लास में हम विमीय सूत्र के उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को एक तो घातांक नियम के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ी बता देता हूं कि अगर आधार समान हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, ये वाला ध्यान रखना, घातें जुड़ जाती है। यानी a पे पावर m p पे पावर n, तो a पे पावर n और a पे पावर m और n आधार समान है तो m प्लस n हो जाता है। दूसरा ये वाला नियम कि अगर a पे पावर m बट्टा b पे पावर n है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, a पे पावर m और b पे पावर -n। ऐसे कैसे, यहाँ जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आपको कह दे l पे पावर 2 बट्टे l पे पावर 3, तो आप क्या करोगे, l पे पावर 2 और इसको ऊपर लेके जाओगे, l पे पावर -3 बन जाएगा। फिर ये नियम लगा दोगे पहला वाला, l पे पावर 2 और -3 बन के आ जाएगा -1।
इस तरह से ये कुछ नियम है, ये ध्यान रखना। एक और, किसी की घात शून्य हो इसका मतलब वो 1 है। अगर मुझे किसी को नहीं लिखना, जैसे मुझे द्रव्यमान को नहीं लिखना है, तो मैं या तो द्रव्यमान को लिखूंगा नहीं, या फिर मैं लिखूंगा द्रव्यमान पे घात 1, द्रव्यमान पे घात 0, यानी वो वैसे ही 1 बन जाएगा कि m पे घात 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है 1। तो या तो मैं इसको लिखूं ही नहीं, या फिर मैं लिखना चाहूँ, मन है मेरा, तो मैं वो लिख के उसको राजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई तू चलो तेरे को भी लिख दिया, लेकिन मैंने उसके ऊपर घात 0 लगा दी, मतलब वो वैसे भी नहीं है, उसका मतलब 1 होता है। इसका भी हम यूज करेंगे लिखने का। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तो आप इसी तरह जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और अपने नियर डियर जो भी है उनको भी बताएं। बहुत अच्छे से आपको फिजिक्स जो है समझ में आएगी अगर आप रेगुलर रहोगे, और जो आपको काम दिया जा रहा है उसको अगर आप ईमानदारी से करोगे। बाकी जैसा भी मटेरियल आप लगा रहे हो, जैसा भी आप कर रहे हो बुक का, वो सारा सॉल्व हो जाएगा अगर आप ये जो 45 मिनट 50 मिनट की जो क्लास होती है उसको आप अच्छे से जो है अटेंड करोगे, इसके नोट्स अच्छे से बनाओगे, और जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस वगैरह दे रहे हैं उनको अच्छे से करोगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे बात की जाएगी।